क्षारक से संबंधित पहली 2 वीडियो में अम्ल एवं क्षारक का अध्ययन पूरी तरह से कर चुके थे। अब जैसा कि पाठ का नाम है तो हमारा तीसरा टॉपिक क्या है, लवण। तो देख लेते हैं ये लवण क्या होते हैं। जब हमने आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया बताई थी तो आपने देखा था कि अम्ल और क्षार के संयोग से एक आयनिक ठोस बन रहा था जिसे हमने क्या कहा था, लवण, और साथ ही क्या बन रहा था, जल। एक परिभाषा तो आपकी ये हो गई कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप जो आयनिक ठोस बनता है उसे हम लवण कहते हैं। और एक परिभाषा और है कि जब हम लवण को जल में घोलेंगे तो लवण भी हमें 2 आयन देंगे, एक तो धनात्मक आयन देंगे, एक ऋणात्मक आयन। लेकिन जो उसका धनात्मक आयन होगा, जो पॉजिटिव आयन होगा, वो H+ आयन के अतिरिक्त होगा, और जो ऋणात्मक आयन नेगेटिव आयन होगा वो OH नेगेटिव आयन के अतिरिक्त होगा। तो यही परिभाषा देख लेते हैं। पहली परिभाषा यह है इसकी, किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, लवण ऐसे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में धनात्मक आयन H+ के अतिरिक्त व ऋणात्मक आयन OH के अतिरिक्त में वियोजित हो जाते हैं। इसके उदाहरण देखें तो NaCl, Na2CO3, K2SO4, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट। अगर NaCl को हमने जल में घोला एक्वस तो ये हमें क्या देगा, Na+ और Cl नेगेटिव। ये H+ के अतिरिक्त है और ये OH नेगेटिव के अतिरिक्त है। अगर आप कोई भी लवण देखें, जैसे NaCl देखें, तो इसका जो पहला भाग है Na वाला भाग, ये इसे कहां से मिला, क्षार से, क्योंकि हमने क्षार जरूर NaOH लिया होगा यहाँ। और Cl जो दूसरा वाला भाग है वो इसे किससे मिला, अम्ल से। समझ आया ना। जैसे पहला भाग अगर हम इसमें देख लें सोडियम कार्बोनेट में, तो Na वाला भाग, प्रथम भाग इसको किससे मिला, क्षार से, और बाद वाला द्वितीय भाग इसको मिला कहां से, अम्ल से। अगर हम इनके कुछ गुण की बात करें तो ये भी क्या करेंगे, हमारे विद्युत का चालन करेंगे, क्योंकि इनमें भी क्या उपस्थित है, हमारे आयन, और इसीलिए ये क्या है, आयनिक यौगिक। अब हम देख लेते हैं लवण के प्रकार। हम पहला प्रकार देखते हैं, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार का लवण। मतलब जो हमें लवण मिला है या लवण का कोई उदाहरण है, हम कैसे कह सकते हैं कि वो किस प्रकार के अम्ल व क्षार से बना हुआ है। तो मान के चलिए उदाहरण स्वरूप हमने HCl ले लिया, हम सभी जानते हैं ये कैसा अम्ल है, प्रबल। अब हमने क्षार ले लिया NaOH, ये कैसा क्षार है, हमारा प्रबल क्षार है। इसके संयोग से क्या हुआ, उदासीनीकरण हुआ, तो HCl ने क्या दिया, अपना अम्ल है तो H दिया, इसने OH दिया, क्या बन गया, NaCl plus H2O। अब देखिए यहाँ दोनों ही चीज प्रबल है, जितने H आयंस होंगे उतने ही OH आयंस होंगे। इस वजह से ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, उदासीन, और जो हमारा विलयन बनेगा वो कैसा हो जाएगा, उदासीन। तो अगर हम pH स्केल पे इसकी रेंज देखें तो हमेशा क्या रहेगी, 7। ये हम पढ़ चुके हैं कि उदासीन विलयन का pH स्केल पे मान होता है 7। यही नहीं, आप दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, आप प्रबल अम्ल के तौर पे ले सकते हैं दूसरा अम्ल, जैसे H2SO4, वो भी आपका क्या है, प्रबल। अब प्रबल क्षार की जगह आप दूसरा क्षार KOH भी ले सकते हैं, तो इसके संयोग से आपका कौन सा वाला लवण बन जाएगा, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। अब दूसरे प्रकार की बात करते हैं, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार का लवण। अब की बार अम्ल कैसा है, प्रबल, और क्षार कैसा है आपका, दुर्बल। ये याद रखिए, जो चीज प्रबल है हमेशा उसका प्रभाव रहेगा। तो अगर मैं भी इस अभिक्रिया को ना देखूं तो मेरे समझ में आ जाएगा इस अभिक्रिया के फल स्वरूप जो लवण मिलेगा मुझे, उसका प्रभाव कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय। और अम्लीय है तो pH स्केल पे उसका मान जरूर 7 से कम होगा। अब देख लेते हैं, प्रबल अम्ल हमने ले लिया, वही HCl ले लिया, कोई और भी ले सकते थे। अब की बार हमें कैसा लेना है, दुर्बल क्षार। और दुर्बल क्षार का हमारा उदाहरण है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो वही अम्ल ने क्या दिया, H, और इसने क्या दिया, OH आयन, और क्या बन गया हमारा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और जल बन गया। तो इसकी प्रकृति कैसी रहेगी हमारी, अम्लीय विलयन। और फिर
अम्लीय है तो पीएच का मान क्या रहेगा हमारा 7 से कम, क्योंकि यहाँ क्या हुआ होगा, इसने तो ज्यादा मात्रा में एच आयंस दिए होंगे और ये दुर्बल है तो इसने OH आयंस कम दिए होंगे, इसलिए हमारा जो लवण बना उसकी प्रकृति क्या हुई, अम्लीय। हमारा तीसरा प्रकार है दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार का लवण। यहाँ पे प्रबल कौन है हमारा, क्षार, तो जो बनने वाला हमारा लवण होगा उसकी प्रकृति क्या होगी, क्षारीय, और क्षारीय है तो उसका पीएच स्केल पे मान लगभग क्या रहेगा, 7 से ज्यादा। तो उदाहरण देख लेते हैं, जैसे हमने दुर्बल अम्ल ले लिया CH3COOH, आप कोई और दुर्बल अम्ल भी ले सकते हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड H2CO3 भी ले सकते हैं। प्रबल क्षार मैंने यहाँ क्या लिया है, NaOH, आप QH भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें जो लवण प्राप्त हुआ है वो कौन सा है, क्योंकि इसने H दे दिया अम्ल ने और इसने OH, तो हमारा लवण जो बना है CH3COONA, यानी कि सोडियम एसीटेट, और क्या बन गया, जल। तो इस विलयन की प्रकृति क्या होगी हमारी, क्षारीय, और पीएच पर इसका मान होगा 7 से अधिक। अब हम आखिरी प्रकार देख लेते हैं, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार का लवण। जिस तरीके से हमने पहला प्रकार देखा था उसमें दोनों चीज प्रबल थी और यहाँ पे दोनों चीज दुर्बल है, तो यहाँ पर भी जो बनने वाला लवण होगा वो क्या होगा हमारा, उदासीन। हमने दुर्बल अम्ल ले लिया CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल, और अपना दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ले लिया, तो परिणाम स्वरूप अभिक्रिया के बाद हमें कौन सा लवण मिला, CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट, और इसका पीएच मान क्या होगा, 7, क्योंकि इसकी प्रकृति क्या है, उदासीन। यहाँ पर हमारे लवण के प्रकार फिनिश हो गए। अब एक टॉपिक है क्रिस्टलन जल। एक्चुअली हमें जो लवण दिखते हैं वो शुष्क दिखते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ जल के अणु संयुक्त रहते हैं, और ये जल के जो अणु होते हैं इन अणुओं को हम कहते हैं क्रिस्टलन का जल। और ऐसे लवण जिनमें ये अणु उपस्थित होते हैं, ऐसे लवण को हम कहते हैं जल योजित लवण। इन लवण में ये जो विशेष जो हमारे क्रिस्टलन का जल है, इनके क्रिस्टल्स को एक आकृति देते हैं और कई जगह तो ये उसको एक विशेष प्रकार का रंग भी प्रदान करते हैं। और ये जो क्रिस्टलन का जल है इसको हम लवण को गर्म करके पृथक भी कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। यानी जो आपका एक सूत्र इकाई जो लवण है उसके साथ जितनी संयुक्त होंगे जल के अणु उसी को हम कहेंगे क्रिस्टलन का जल, तथा इस प्रकार के लवण को जल योजित लवण कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट 5 लगाए तो पेंटा, और H2O यानी जल तो हाइड्रेट, पूरा नाम हो गया कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट। और ये कैसा है, जल योजित कॉपर सल्फेट। अगर इस सूत्र में आपसे कोई पूछ ले कितने क्रिस्टलन का जल है तो कितने, क्योंकि इस एक सूत्र इकाई के साथ कितने जल के अणु जुड़े हुए हैं, 5, तो क्रिस्टलन का जल आपके कितने हो गए, 5। ठीक उसी प्रकार दूसरा, और इसका ऊपर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का जो सामान्य नाम है हम ब्लू विट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा देख लेते हैं, धावन सोडा Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, और 10H2O, तो 10 है तो डेका और H2O है तो हाइड्रेट, तो क्या नाम हो गया पूरा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, धावन सोडा। इसमें कितने क्रिस्टलन के जल हैं, 10। तीसरा हमारा है फिटकरी, K2SO4.Al2SO4.24H2O, यहाँ कितने क्रिस्टलन के जल हैं हमारे, 24। और चौथा FeSO4.7H2O, फेरस सल्फेट, और साथ है तो हेप्टाहाइड्रेट यानी जलयोजित फेरस सल्फेट है, और इस पे कितने क्रिस्टलन के हमारे अणु है, क्रिस्टलन के जल के कितने अणु है हमारे, 7। इसका रंग हमारा क्या होता है, कॉपर सल्फेट जो हाइड्रेटेड है हमारा जलयोजित है नीला। अगर हम इसकी बात करें धावन सोडा तो सफेद, और यहाँ पर अगर हम बात करें फेरस सल्फेट की तो पाठ पहले में ही हम पढ़ चुके थे, इसका रंग कैसा होता है हमारा, हरा। और वो हरा रंग इसको कौन दे रहा है, इसके जो जुड़े हुए इससे
क्रिस्टलन का जल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जल योजित लवण पर ऊष्मा का प्रभाव। एक्चुअली क्या है, जब हम ऐसे लवण को गर्म करते हैं तो इनसे इनका क्रिस्टलन का जल दूर चला जाता है, यानी पृथक हो जाता है, और जो विशेष रंग होता है वो रंग भी चला जाता है। लेकिन यदि फिर से इनके संपर्क में जल आ जाए, पानी आ जाए, तो ये फिर से अपने उस रंग को दोबारा से ले लेते हैं। जैसे देख लेते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, वही जल योजित कॉपर सल्फेट, कैसा रंग है, नीला। हमने जब इस पे ऊष्मा दी, इसको गर्म किया, मैंने लिख भी दिया है और ये त्रिभुज आपको बताया था पहले ही पार्ट में, ये ऊष्मा का ही निशान है। और तो क्या हुआ, जल के अणु निकल गए 5H2O, और क्या बचा हमारा निर्जल कॉपर सल्फेट, जिसका रंग क्या है, सफेद, या फिर हम कह सकते हैं कोई रंग ही नहीं है। जब ये कॉपर सल्फेट फिर से जल के संपर्क में आएगा तो ये सफेद से आपका कैसा रंग बना लेगा, नीला, यानी कि अब कैसा बना लिया इसने, जल योजित कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। यहाँ हमने हमारा लवण टॉपिक भी फिनिश कर लिया, लेकिन अब आपको कुछ विशेष लवण पढ़ने हैं, उनके क्या रासायनिक नाम है, क्या अणुसूत्र है, सामान्य नाम क्या है, कैसे वो बनते हैं, उनकी निर्माण विधि, क्या उनके भौतिक और रासायनिक गुण है और क्या उपयोग है। वहां से कई बार एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऐसे ही लगभग 5 लवण अब हम पढ़ने जा रहे हैं। उनमें से कुछ है विरंजक चूर्ण है, धावन सोडा, बेकिंग सोडा इत्यादि। तो एक एक करके उन लवण का अब हम अध्ययन करते हैं। हमारा पहला लवण है विरंजक चूर्ण। इसका अणुसूत्र है CaOCl2 और रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम Ca की वजह से OCl2 ऑक्सीक्लोराइड, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसको एक और नाम से कह सकते हैं कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। वैसे ज्यादातर इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से ही जानते हैं। सामान्य नाम क्या है इसका, ब्लीचिंग पाउडर। अब देख लेते हैं इसकी निर्माण विधि की, ये कैसे बनता है। जो हमारा शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, उस पर अगर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करवा दे तो हमारा क्या बन जाता है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से किया जाता है। ये क्या है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन गैस ले ली हमने, और क्या बन गया हमारा विरंजक चूर्ण, और साथ में क्या निकला हमारा जल। अगर हम इसके भौतिक गुण की बात करें तो ये हल्के पीले रंग का होता है, बिल्कुल चूर्ण की तरह चूर्ण, ये हल्के पीले रंग का चूर्ण है। सेकंड, इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। अगर हम इसे जल में घोलेंगे तो एक तो ये पूरी तरीके से घुल नहीं पाता क्योंकि इसमें अशुद्धियां होती हैं, और अगर जल में घोल रहे हैं तो हमें वो कैसा रंग का दिखेगा, बिल्कुल एक जैसे मिल्की सॉल्यूशन होता है, दूधिया, बिल्कुल उसी तरीके से। थर्ड पॉइंट, इसमें से क्लोरीन की गंध आती है। ये इसके कैसे गुण हो गए, भौतिक गुण। अब हम इसके रासायनिक गुण देख लेते हैं। पहला रासायनिक गुण है ऊष्मा का प्रभाव। यदि हम ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड, और कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन। इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं, CaOCl2, जब हमने इस पे ऊष्मा का प्रभाव दिया, इसे गर्म किया, तो CaCl2 और कौन सी गैस निकली, ऑक्सीजन। दूसरा हम देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी क्रिया। जब हमारा ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या निकालेगा, क्लोरीन गैस। इसी वजह से इसके भौतिक गुण में मैंने लिखा था कि इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है, क्योंकि ये सब विक्रिया में हमारी क्या निकल रही है, क्लोरीन गैस। अब हम इसके उपयोग देख लेते हैं। पहला उपयोग, जल के शुद्धिकरण में। अगर जल में कोई जीवाणु वगैरह है तो इसकी मदद से हम उसको शुद्ध कर सकते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं। दूसरा, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। तीसरा, जीवाणु नाशक के रूप में। और चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि इसका नाम है, वस्त्र उद्योग में विरंजक के लिए। विरंजक यानी जो रंगीन पदार्थों को रंगीन करना। हमारा दूसरा लवण है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका अणुसूत्र है CaSO4.5H2O। ये हाफ H2O या क्या प्रदर्शित कर रहा है, इसके क्रिस्टलन का जल। इसका रासायनिक नाम होगा, CaSO4 का क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट, और ये हाफ H2O, आधा H2O है, इसलिए हेमी हाइड्रेट।
अब इसकी निर्माण विधि देख लेते हैं। ये हमारा जिप्सम नामक रसायन से बनता है। अगर जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन अगर टेम्परेचर पर ताप पर गर्म करें तो हमें क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन, आप जानते ही होंगे हमारा केल्विन और सेल्सियस दोनों ही टेम्परेचर यानी जो हमारा ताप होता है उसके मापन के मात्रक है और उनका संबंध से हम निकाल सकते हैं। तो ताप पर गर्म करें तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जिप्सम का सूत्र क्या है? CaSO4.2H2O। जिप्सम में कितने क्रिस्टलन के जल है? हमारे 2। इसको हम यानी 100 डिग्री सेल्सियस से 373 केल्विन पर इसको गर्म करें तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, और साथ में कुछ जल के अणु भी निकल रहे हैं। यहाँ पर ताप का विशेष ध्यान रखना है कि 100 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा? जिप्सम से ये जो सारे क्रिस्टलन के जल हैं वो एक साथ क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे और हमें केवल क्या मिल जाएगा? CaSO4 निर्जल कैल्शियम सल्फेट, जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह कार्य नहीं करेगा। इसलिए इसकी निर्माण विधि के वक्त टेम्परेचर यानी ताप को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। इसके भौतिक गुण की बात करें तो ये बिल्कुल सफेद रंग का चूर्ण है। ये सफेद रंग का चूर्ण है। इसके रासायनिक गुण देख लेते हैं। पहला हमारा वही है ऊष्मा का प्रभाव। अगर मैं इसको लगभग 120 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ताप पर गर्म करूं तो क्या होगा? इसके क्रिस्टलन के जो जल के अणु है वो निकल जाएंगे और हमें क्या मिलेगा? निर्जलीय प्लास्टर, जिसे हम कहते हैं मृत तापित प्लास्टर। अब इस CaSO4 को अगर मैं लगभग 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर दूं तो मेरा क्या बनेगा? CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और गैसें निकलेंगी। कौन सी? SO2 और O2, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। हमारा दूसरा रासायनिक गुण है जल का प्रभाव। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो वो क्या बना लेता है? कठोर जिप्सम। इसीलिए कहते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को एयर टाइट कंटेनर यानी आर्द्र रोधी बर्तन में स्टोर करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो पानी को क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा और क्या बना लेगा? कठोर जिप्सम। इसी को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। जल से अभिक्रिया होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है तथा कठोर जिप्सम का निर्माण करता है। और जब एक बार जिप्सम बन गया तो क्या होगा? उसका प्रयोग हम मूर्ति व खिलौने बनाने में नहीं कर सकते हैं। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। अतः प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखना चाहिए। अब इसके उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग अस्पतालों में टूटी हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने के काम आता है। जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो व्हाइट प्लास्टर है वो कहाँ से ही आया है? हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस से। दूसरा, सजावटी सामान, मूर्तियां व खिलौने बनाने के निर्माण में। कई बार जो बहुत अच्छे अच्छे घर होते हैं उनमें ऊपर जो सीलिंग्स बनी होती है सुंदर से जो डिजाइन, वो हम किससे बने होते हैं? ज्यादातर प्लास्टर ऑफ पेरिस के। और तीसरा, दांतों का पलस्तर बनाने के काम में यानी दंत चिकित्सा में भी इसका प्रयोग है। हमारा तीसरा लवण है धावल सोडा, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कपड़े धोने का सोडा। इसका अणु सूत्र है Na2CO3.10H2O, यानी यहाँ पे क्रिस्टलन के जल कितने हैं? 10। तो इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की वजह से, और 10 H2O है तो डेका हाइड्रेट। वहां पर हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O थे तो हेमी हाइड्रेट, और यहाँ पे 10 H2O है तो 10 के लिए डेका हाइड्रेट। और इसका सामान्य नाम क्या है? कपड़े धोने का सोडा। अब हम इसकी निर्माण विधि देख लेते हैं। ये थोड़ी सी जटिल है, ध्यान से समझेंगे तो अच्छे से आ जाएगी। धावल सोडा का निर्माण सोडियम क्लोराइड यानी जो आपका साधारण नमक होता है उससे 3 चरणों में किया जाता है। पहले चरण में हम क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड की हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस से अभिक्रिया कराते हैं। देखिए, सोडियम क्लोराइड के ठंडे तथा सांद्र विलयन की अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। यह आपका सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और विलयन है तो जल।
तो इसने क्या बना लिया, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और साथ में ही अमोनियम क्लोराइड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है इसको हम फिल्टर करेंगे और अलग करके इसको सुखाकर हम गर्म करेंगे। तो दूसरा चरण वही है, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फिल्टरित करके पृथक कर सुखाना व फिर गर्म करना। NaHCO3 इसको हमने क्या किया, ऊष्मा यानी गर्म किया, तो इसने हमारा क्या बना लिया, निर्जल मतलब अजल सोडियम कार्बोनेट और हमारा H2O और CO2 गैस निकली। अब इसके बाद ये तो हमारा क्योंकि अभी क्या बना है, अजल सोडियम कार्बोनेट बना है, इसमें भी क्रिस्टलन का जल नहीं है, अभी ये क्रिस्टलीय अवस्था में नहीं है। इस अजल सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, सोडा ऐश। अब इसको हम पानी में विलय करेंगे और फिर पुनः क्रिस्टलन की अभिक्रिया से हम अपने धावन सोडा के क्रिस्टल को प्राप्त करेंगे। तो तीसरा चरण वही है, सोडा ऐश को जल में विलय किया जाता है तथा धावन सोडा क्रिस्टलों को प्राप्त करने के लिए पुनः क्रिस्टलन किया जाता है। आपका ये सोडा ऐश जल के अणुओं में यानी जल में विलय किया तो हमारा क्या बन गया, धावन सोडा। बहुत सरल है, 3 चरण। सबसे पहले हमने क्या किया, जो साधारण नमक है उसकी अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाई, तो हमारा क्या बना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। फिर जो हमारा NaHCO3 बना उसको हमने क्या किया, फिल्टर किया, पृथक किया उसके बाद और सुखाकर गर्म किया। इस पे हमें क्या मिल गया, अजल सोडियम कार्बोनेट। फिर हमने उसे जल में घोलकर पुनः क्रिस्टलन विधि द्वारा उसके धावन सोडा के क्रिस्टल्स को प्राप्त किया। तो ये इसकी क्या हो गई, हमारी निर्माण विधि। अब हम इसके देख लेते हैं भौतिक व रासायनिक गुण। इसके भौतिक गुण कुछ इस प्रकार है। पहला, सोडियम कार्बोनेट सफेद रंग का ठोस पदार्थ है, बिल्कुल क्रिस्टलीय ठोस है, जैसे क्रिस्टल होते हैं ना चीनी के दाने, इसी तरीके से ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा, यह जल में विलय है, ये जल में विलय है, इसके विलयन की प्रकृति क्या होगी, क्षारीय, ये हम पढ़ चुके हैं। और तीसरा, ये क्या है, गंधहीन, मतलब इसमें कोई विशेष गंध नहीं है। अगर हम इनके रासायनिक गुण की बात करें तो इसमें ऊष्मा का प्रभाव देख लेते हैं। यदि हम धावन सोडे को शुष्क वायु में खुला छोड़ देंगे या हल्का गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसमें से अधिकांश जो जल के अणु है, जल जो क्रिस्टलन का जल है वो निकल जाएगा और क्या बना लेगा, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, मतलब एक जल का अणु उससे अभी अटैच रह जाएगा और फिर और अधिक गर्म करने पर वो भी इससे हट जाएगा और क्या बन जाएगा, निर्जल सोडियम कार्बोनेट। तो वही लिखा है, क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट को शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर या हल्का गर्म करने पर इसके क्रिस्टलन जल का अधिकांश भाग वायुमंडल में चला जाता है तथा NaCO3.H2O बनाता है, मतलब सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बनाता है। देखिए ये आपका क्या है, धावन सोडा शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर क्या बन गया आपका, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट और 9 जल के अणु निकल गए। और इसको फिर गर्म करेंगे, निर्मित सोडियम मोनोहाइड्रेट को अधिक गर्म करने पर यह निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनाता है और निर्जल सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, सोडा ऐश। तो देखिए वही लिखा है, ये मोनोहाइड्रेट वाला है और जब इसको और गर्म किया तो क्या बन गया हमारा, निर्जल सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो पहला उपयोग है आग बुझाने वाले यंत्रों में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, जल की कठोरता दूर करने में, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कीजिए ब्लीचिंग पाउडर का एक उपयोग हमने पढ़ा था कि वो किसके कार्य में काम आता है, वो जल के शुद्धिकरण में यानी जल को कीटाणु नाशक बनाने में, और जबकि धावन सोडे का प्रयोग आता है जल की कठोरता दूर करने में। तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम हो सकता है कि जल की कठोरता दूर करने के लिए किस लवण का प्रयोग किया जाता है, उसे पहचाने और उसकी निर्माण विधि वगैरह लिखिए। तो दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। तीसरा, कपड़े धोने में तथा साबुन बनाने में, क्योंकि जैसा कि कपड़े धोने का सोडा ही इसे कहते हैं तो ये क्या करता है, हमारी सफाई के भी कार्य आता है। चौथा, बेकिंग पाउडर, पेंट तथा सुहागा के निर्माण में।
हमारा अगला लवण है बेकिंग सोडा। इसका अणुसूत्र है NaHCO3। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम इसे कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सामान्य नाम है खाने का सोडा। जैसे धावन सोडे का क्या नाम था? कपड़े धोने का सोडा। और इसका क्या है बेकिंग सोडे का? खाने का सोडा। इसकी निर्माण विधि देख लेते हैं। यदि हम सोडियम कार्बोनेट के विलयन पर CO2 गैस को प्रवाहित करवा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। ये आपका क्या है? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करवा दिया आपने जलीय विलयन पे, तो क्या बन गया? बेकिंग सोडा। अगर हम इसके भौतिक गुण की बात करें तो बिल्कुल धावन सोडा की तरह ये भी क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है और क्या है? जल में विलय। और इसका विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। रासायनिक गुण देख लेते हैं। ऊष्मा का प्रभाव, यदि हम इसको गर्म करें तो हमें क्या मिल जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यह अपघटित हो जाता है तथा सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प बनाता है। ये इसकी अभिक्रिया है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि बेकिंग सोडा पर गर्म करके क्या प्रभाव होगा, उसकी अभिक्रिया को लिखिए। बेकिंग सोडा के अगर उपयोग देखें तो पहला उपयोग है ये आग बुझाने वाले यंत्रों में काम आता है। जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है उसमें दो सेपरेट बॉटल्स होती हैं एक तरीके से। एक में हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, एक में हमारा बेकिंग सोडा। जैसे ही हम उसको इन्वर्ट करते हैं, उल्टा करते हैं उसको स्प्रे करने के लिए, तो ये दोनों जो विलयन है आपस में मिल जाते हैं और इन दोनों के मिलने से CO2 गैस निकलती है जो आग के ऊपर एक मतलब चादर सी बना लेती है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होती है? कट हो जाती है और हमारी आग बुझ जाती है। दूसरा उपयोग है बेकिंग पाउडर के निर्माण में। बेकिंग सोडा से हम क्या बनाते हैं? बेकिंग पाउडर। तीसरा, कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने हेतु, ये मैं बता चुकी हूँ जब हम पीएच के बारे में पढ़ रहे थे कि जो दूधिया होते हैं वो अक्सर इसको मिला देते हैं जिससे कि दूध ज्यादा समय तक सुरक्षित बना रहे, वो फटे ना। चौथा, ये भी हम पढ़ चुके हैं, प्रतिअम्ल यानी एंटासिड के रूप में, अर्थात पेट की अम्लीयता को दूर करने में। क्यों? क्योंकि ये क्या है? क्षारीय है और पेट की अम्लीयता को ये क्या कर देता है? उदासीन। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं बेकिंग पाउडर के बारे में। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग चीज हैं। देखिए, बेकिंग सोडा एक यौगिक है NaHCO3, जबकि बेकिंग पाउडर क्या है? ये मिश्रण है। इसमें बेकिंग सोडा के साथ साथ कोई भी खाद्य अम्ल, सिट्रिक अम्ल हो सकता है, टार्ट्रिक अम्ल हो सकता है, ये मिला हुआ होता है। तो वही लिखा है, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा एवं मंद खाद्य अम्ल जैसे टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है। और इसका प्रयोग बेकिंग, जो हम केक बनाते हैं, पाव रोटी यानी डबल रोटी, उस सब में इसका प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर का उपयोग केक या पाव रोटी बनाने में करते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि जब हम पकौड़ी वगैरह बनाते हैं उसमें तो हम सिर्फ बेकिंग सोडे का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जो बेक करी हुई चीज बनाते हैं जैसे कि केक बनाते हैं, तो उसमें अगर हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करेंगे तो क्या प्रभाव होगा और बेकिंग पाउडर का प्रयोग करेंगे तो क्या प्रभाव होगा। देखिए, होता क्या है कि अगर हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करेंगे केवल, तो उस वजह से हमारा जो केक है वो थोड़ा कड़वा बनेगा। लेकिन अगर हम बेकिंग पाउडर का प्रयोग करेंगे तो वो स्पंजी तो बनेगा ही बनेगा, उसके साथ साथ उसका जो स्वाद होगा वो भी काफी टेस्टी होगा। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 गैस के द्वारा केक में खमीर उठ जाता है, जिससे ये मुलायम व स्पंजी बनता है। ये आपका क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर का एक अवयव क्या है? आपका एक घटक बेकिंग सोडा। अब कोई उसमें क्या है? खाने वाला अम्ल। अम्ल अपना क्या देगा? H देगा, तो H प्लस आयन। तो इस अभिक्रिया से क्या बना? एक तो CO2 बना और एक क्या बना? H2O। और क्या बना? अम्ल का सोडियम लवण। अगर हम केवल बेकिंग सोडा का प्रयोग करते तो उसको जब
गर्म करते तो उसके प्रभाव से हमारा क्या बन जाता, Na2CO3, जिसके कारण क्या होता, केक कड़वा हो जाता। यदि केक में केवल बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाए तो ऊष्मा के प्रभाव से उत्पन्न Na2CO3 के कारण इसका स्वाद कड़वा हो जाता है। तो यही अंतर है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में। सोडा क्या है, एक यौगिक है, और पाउडर क्या है, मिश्रण। बेकिंग सोडा और कोई एक खाद्य जो अम्ल है उसका। हमारे इस पाठ का आखिरी लवण है साधारण नमक, जो हम सभी खाना पकाने में उपयोग में लाते हैं। इसका अणुसूत्र क्या होता है, NaCl, और रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। इसे हम कैसे बना सकते हैं, साधारण नमक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के संयोग द्वारा बनता है। HCl और NaOH दोनों का ही विलयन लिया, क्या बन गया हमारा, साधारण नमक प्लस जल। एक्चुअली जब हमें बहुत ज्यादा मात्रा में बनाना होता है तो वो इस तरीके से हम नहीं बनाते। ये तो एक लैब में छोटा सा तरीका है बनाने का, क्योंकि हमारे ये वातावरण में ही, प्रकृति में ही ये बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित है। हम इसे समुद्र से भी प्राप्त कर सकते हैं वाष्पीकरण क्रिया के दौरान। इसके अगर हम उपयोग देखें तो भोजन पकाने में है ये है, और इसके साथ साथ कई रसायन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे बेकिंग सोडा, धावन सोडा, कास्टिक सोडा इत्यादि। अब एक आखिरी टॉपिक हम पढ़ लेते हैं इस पार्ट का, कास्टिक सोडा। इसका अणुसूत्र क्या है, NaOH, और रासायनिक नाम क्या होगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम किस विधि द्वारा बनाएंगे, देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। हमने क्या ले लिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया और हमने जल ले लिया। जैसे ही इस पर विद्युत प्रवाह करवाई तो हमें क्या मिल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में उत्पादित पदार्थ क्या है, एक तो क्लोर यानी क्लोरीन, और क्षार कौन सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वही लिखा है, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगर हम NaOH का उपयोग देखें तो ये साबुन तथा अपमार्जक बनाने में आता है। अगर देखा जाए तो इसके जितने उत्पाद हैं, ये क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है और इन सबका अपना अपना उपयोग है। जैसे कि क्लोरीन का उपयोग आपने देखा विरंजक चूर्ण बनाने में आता है। ये पानी को भी डिसइंफेक्टेंट यानी वहां से कीटाणु हटाने के काम में आता है। हाइड्रोजन को देखें हम तो जो हमारा लिक्विड हाइड्रोजन है वो रॉकेट में ईंधन के रूप में भी काम में आता है, और हमारा अमोनिया बनाने के काम में आता है। यहाँ पर आपका पाठ अम्ल, क्षारक एवं लवण खत्म हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।